में आपका स्वागत है। कल मैं वीडियो जारी नहीं कर पाया 10 मई की घटनाओं पर, तो आज मैं 10 मई की घटनाएं जो गाजा में हुई हैं, जो पूरे फिलिस्तीन में हुई हैं, बल्कि कहो तो पूरे विश्व में हुई हैं, उनके बारे में हम आपको आज बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल मैं ट्रैवल कर रहा हूं। कल मैं रायबरेली में था जहां राहुल गांधी लड़ रहे हैं, और अमेठी में जहां पर किशोरी लाल शर्मा लड़ रहे हैं और स्मृति ईरानी के खिलाफ एक ऐतिहासिक वहां पर चुनाव हो रहा है। दोनों जगह ऐतिहासिक चुनाव हो रहे हैं। मैं दोनों जगह की रिपोर्ट आपके बीच लाऊंगा। उसके पहले फिलिस्तीन का जो 10 मई का राउंड अप है वो आपके बीच लाऊंगा। लेकिन इसमें देखिए, जो भारत में मैं जो वीडियोस बना रहा हूं उसमें व्यूज उस तरीके से नहीं आ पा रहे हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा इसको प्रचारित करिए, क्योंकि जिस तरह की बातें मैं जिस तरह के एनालिसिस मैं ला रहा हूं अपने वीडियोज में भारत के राजनीति के संदर्भ में, और मैं एक न्यूज़लेटर भी शुरू कर रहा हूं, वीडियो न्यूज़लेटर, जिसमें मैं उस दिन की पूरी जो घटनाएं हैं बड़ी बड़ी चुनाव से जुड़ी, वो सारी घटनाएं हम आपके बीच रखेंगे, बिल्कुल जैसे एक न्यूज़ चैनल रखता है। अभी देखिए क्या है कि 10 मई को सबसे पहले जो सबसे बड़ी जो घटना हुई वो ये हुई कि नई एक जो अल शताबी जो नया वेपन है वो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने कबातिया में यूज किया, जेनिन में, और पूरा उसने उसको एक्सप्लोड किया, और उसके बाद पूरी दुनिया को दिखाया, उन्होंने सबको दिखाया कि देखिए ये काम हमने किया। दूसरी बात देखिए, जो इराकी रेजिस्टेंस है उसने लिवायथन कह लीजिए उसको, लिवायथन जो गैस पोर्ट है इसराइल का मेडिटेरेनियन सी में, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। एक जगह और उविडा जो बेस है नजीब डेजर्ट में, उस पर भी मारा। लेकिन इराकी रेजिस्टेंस ने लवायथन जो मेडिटेरेनियन जो सी है, और जो इराक का जो कोस्ट है उसके पास, जैसे अपना बॉम्बे हाई है वो भी सी के अंदर से वो निकालता है, तेल निकालता है। असम में भी इस तरह की कुछ फैसिलिटीज़ हैं, वो समुद्र में नहीं है लेकिन कुछ इस तरह की वो हैं जहाँ से तेल निकलता है। तो बॉम्बे हाई का लेकिन एग्जाम्पल देख लीजिए आप, तो उस तरह का लेवायथन जो है वो उस इजरायली एयरबेस पे इराकी रेजिस्टेंस ने डायरेक्टली मारा। अब आप बताइए ये कितनी बड़ी घटना है। और उसको आप देखिए कि उसके तुरंत बाद हिजबुल्लाह ने तो कल मतलब 10 मई को पूरी उसने छड़ी लगा दी शितुला में, मेतुला में, नेतान में, जितने भी वो मैं लगातार आपसे नाम लेता जा रहा हूं उस पर लगातार हिजबुल्लाह मार कर रहा है। बल्कि शुतला में तो कल जो उसने मार की, और आज भी जो मार की, आज मैं 11 मई का दूसरे वीडियो में लाऊंगा। इसके बाद 10 मई का अभी क्योंकि 10 मई को बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं। तो अभी क्या है कि शुतला बेसिस में लोग हताहत हुए इजराइल के। उसके बाद देखिए जो एक बड़ी घटना हुई कि डेनियल हगारी जो IDF के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक बयान दिया जिससे पूरी हवा निकल गई नेताओं की। उन्होंने कहा कि देखिए राफा की लड़ाई को कोई अंतिम लड़ाई मत मानिए। राफा में जो हम करने जा रहे हैं वो हम करेंगे, लेकिन अगर ये भी संभव है कि हमास राफा से नॉर्थ चला जाए, नॉर्थ गाजा चला जाए, और इस तरह से वो हमको चकमा दे। उसने लगातार इस तरह से हमको चकमा दिया है। ये सालों, इसमें 1 साल से ज्यादा लग सकता होता है। ये क्या मजाक हो रहा है दुनिया में। नेतन्याहू की वो बात कहां चली गई, जहां उसने साफ कहा था कि राफा इज द लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ हमास, कि राफा हमास का आखिरी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और यहां पर हम हमला करके हमास को खत्म कर देंगे। कहां चली गई तुम्हारी बात। अब तुम्हारा मिलिट्री स्पोक्स पर्सन कह रहा है कि वो लोग तो वहां से नॉर्थ चले जाएंगे। तो फिर लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड तो नहीं था ना यार, पूरे सब जगह हमास है। और अगर यहां पर उनके अंदर इतनी मोबिलिटी है, उनके टनल्स पूरी बरकरार हैं, जो कि पहले आया 80% से ज्यादा टनल्स बरकरार हैं, और वो किसी भी वो लोग लगातार मूव कर रहे हैं उन टनल्स में। तो फिर ये लड़ाई तो अभी कहीं से खत्म तो छोड़िए, शुरू भी नहीं। उस तरह से आप इजरायली पर्सपेक्टिव से 1 इंच भी आपने कुछ भी नहीं जीता। 1 इंच बता दो यार, प्लीज बता दो। इतना बड़ा झूठ दुनिया से तुम कैसे बोल सकते हो। मुझे तो ठीक है, तुम बोलो, तुम दुनिया में जो हमने ये धार्मिक किताबों में हम लोगों ने पढ़ा था कि राक्षस होते हैं, और वो बहुत ही फिरौन होता है, और वो महिषासुर होते हैं, और इस तरह के जो झूठ बोलते हैं कपटी। लेकिन जो आधुनिक इतिहास में बहुत बुरे बुरे
लोग पैदा हुए, हिटलर पैदा हुआ, ये पैदा हुआ, लेकिन इस तरह से झूठ तो मतलब इतना झूठ हमने कभी नहीं सुना है, इतना झूठ। बड़े 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 ऐसे मॉन्स्टर्स पैदा हुए कि इतना झूठ तुम रफा के बारे में बोल रहे हो, बताओ, और खुलेआम बोल रहे हो। और खैर मैं क्या कहूँ, उनका दोस्त नरेंद्र मोदी वो खुलेआम पता नहीं किस ट्रेजेक्ट्री पे जा रहा है, अडानी अंबानी या तो उससे अलग हो रहे हैं, और उससे अलग हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी घटना है, लेकिन उस बड़ी घटना पे कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है। दुनिया अजीबोगरीब एक स्थिति में चली गई है। हम इस अजीबोगरीब समय में एक अजीबोगरीब चैनल आपके बीच लाएं, एक अजीबोगरीब अंदाज में, और जो अंदाज जो है वो पूरा अंदर का जो सारी चीज़ें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ चीज़ों को, लेकिन मैं इससे परेशान हो जाता हूँ कि लोग जो हैं वो उस तरह से नहीं देख पा रहे हैं। और शायद यही चीज़ विजनरी की होती है, या जो लीडर होता है उसकी होती है। और अगर भगवान ने मुझको ये कार्य दिया है कि लीड करे दुनिया में इस समय जो हो रहा है, भारत में इस समय जो हो रहा है, तो सो बी इट, मैं उसको करूँगा, चाहे उसमें मेरा सब कुछ चला जाए, चाहे सारे मेरे रिसोर्सेज चले जाएं, चाहे जो भी स्थिति। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो डैनियल हगारी ने ये स्टेटमेंट दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट होता है। पूरे दुनिया से और ख़ास तौर पे यूरोप से लोग हर देश से अपने बेस्ट सिंगर्स को भेजते हैं। ये माल्मो एक स्वीडन में जगह है, वहाँ पर हो रहा था। उसमें इजरायली जो एक सिंगर है ईडन गालोन ने गाना शुरू किया, और जैसे उसने गाना शुरू किया, फ्री पैलेस्टाइन, फ्री पैलेस्टाइन, फ्री पैलेस्टाइन नारे एकदम पट गए। मतलब इतने नारे लगे कि उसका गाना नहीं सुन पा रहे थे लोग। और उसके बाद वहां पर अंदर जो है, क्योंकि यूरोविजन ने ये अपने वेबसाइट पे लिख रखा है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच मानते हैं, हम प्रोटेस्ट भी मानते हैं, तो उसके अंदर इतना प्रोटेस्ट हुआ कि जो ईडॉन गोलान है, जो इजरायली सिंगर है, वो गा ही नहीं पाई, और फिर भी उसको फाइनल में लेकिन ले लिया। अब बताइए, और फिर भी मतलब एक तरह से ये कहते हुए कि मतलब यही बात हुई ना कि भाई तुम कि इसका इतना प्रोटेस्ट है, इसका गाना नहीं सुनाई पड़ा, लेकिन इसको हमने फाइनल में ले लिया। ये उसके विरोध में बेल्जियम में, स्वीडन है बेल्जियम में, वो जो यूरोविजन जब ब्रॉडकास्ट हो रहा था बेल्जियम में, तो वहां पर के टीवी जो ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, उन्होंने टेक ओवर, वो अचानक फिलिस्तीन के पक्ष में बोलने लगे। और उस अचानक फिलिस्तीन के पक्ष में बोलते बोलते उन्होंने कहा कि ये हो रहा है, और ये जो है एक तरह से हम लोग एक क्रांति कर रहे हैं, दिस इज अ रेबेलियन इन यूरोप अगेंस्ट द रिजीम दैट इज हेल्पिंग इजराइल टू स्लॉटर इनोसेंट्स इन गाजा, एंड वी आर विद द रेजिस्टेंस। अब बताइए दुनिया में क्या हो रहा है। उसके बाद देखिए, सुनिए, उसके बाद एक और, वहां पर नीदरलैंड्स में एक पूरा वीडियो आया है जिसमें पुलिस और जो छात्रों की झड़प है, उसमें छात्र जो हैं वो फिलिस्तीनी कफाया पहने हैं, और उसमें से उन्होंने पूरा मैनुअल दिया है कि पुलिस की गिरफ्तारी अवॉइड करो, पुलिस को चकमा दो, क्योंकि गिरफ्तार हो जाने से कोई फायदा नहीं, चकमा देते रहो। तो उसमें एक जो कफाया पहने जो पैलेस्टीनियन जो एक नीदरलैंड्स का जो छात्र है, वो बगल में कैनाल है उसमें कूद गया, उसमें कूद कर तैर के पार हो गया, उसका। तो हर चीज जो भी आसपास की चीजें हैं, जो अभी फिलहाल, क्योंकि वहां का जो आंदोलन है वो अभी हिंसक नहीं है, हालांकि उस तरफ बढ़ रहा है वो, और रेजिस्टेंस वहां तैयार हो रहा है, लेकिन वहां पर उन लोगों ने इस तरीके का काम वहां के छात्रों ने किया। उसके बाद एक और घटना देखिए, बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है, उसमें जो टाइगर्टान एक गवर्नमेंट ऑफिस है, उसमें पत्थर पड़े और उसको उनके सारे शीशे नष्ट कर दिए। इधर एक और घटना हुई, रेचल कोरी, वो अमेरिकन महिला है जिसको मेरे ख्याल से 2003 में, जिसको जो आई थी यहाँ कवर करने, एक एक्टिविस्ट है, 2003 में इजरायली बुलडोजर ने उसके ऊपर बुलडोजर चढ़ा दिया था। बहुत बड़ी घटना है। तो एक रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन बना है, रेचल कोरी, घोस्ट्स ऑफ रेचल कोरी। इन्होंने पोर्टलैंड अमेरिका में इन्होंने 15 पुलिस वैन में आग लगा दी। घोस्ट ऑफ रेचल कोरी, इन्होंने 15 वैन में आग लगाई। अब बताइए ये कितनी बड़ी घटना है, और इसके बारे में लोग जो हैं, वो जो लोग थोड़ा बहुत भी जानते हैं, वो भी नहीं बताते इस तरह की चीजों के बारे में। अरे यार, ये है असली चीज जो दुनिया में हो रही है। उसके बाद आपको और बताएं,
राफा में 4 ऐसी ऐसी जगह हैं। एक सैयद सैल बैरक्स हैं इजराइल के, जो राफा से एकदम लगे हुए हैं। एक अल दावा मस्जिद है राफा में। उसके बाद एक अबू हलावा एक जगह है, अबू सलाम जगह है। 4 जगहों पे लगातार रेजिस्टेंस ने हमला किया। 4 और मरकवा टैंक्स, 6 मरकवा टैंक्स नष्ट किए। 10 मई की बात है, 6 मरकवा टैंक्स नष्ट किए। और उसके साथ साथ उन्होंने कम से कम कई इजरायली जो सैनिक हैं वो भी हताहत हुए, घायल हुए। मारा वहां नहीं गया कोई, लेकिन घायल हुए, और उसमें से 2 क्रिटिकल कंडीशन में। ये देखिए 4 जगह जो है राफा में, राफा की बात मैं कर रहा हूं। और राफा में एक चीज और अनाउंस की, क्योंकि ये बात तो इजरायली स्पोक्स पर्सन डैनियल हगारी ने कही थी कि भाई राफा कोई वो नहीं है कि राफा में जीत मतलब पूरे उस पर जीत। तो हमेशा से मतलब उस तरह का जो झूठ बोलते आए। हमास ने भी अनाउंस किया राफा ब्रिगेड के कमांडर का नाम उन्होंने अनाउंस किया, और उन्होंने कहा कि राफा ब्रिगेड जो है पूरी तरह से इक्विप्ड है हर तरह की चीज़ों से, और अभी से वो एक्शन में आ चुकी है। कितने इजरायली सैनिकों को पीछे कर चुकी है, उसमें से कम 4 इजरायली सैनिक पहले की लड़ाइयों में 4 इजरायली सैनिक मारे भी गए हैं, जिसको 10 मई को इजराइल ने एक्सेप्ट किया कि हाँ 4 इजरायली सैनिक हमारे राफा, क्योंकि राफा में अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया था इजराइल ने, बिल्कुल भी किसी भी तरह से राफा में इजराइल ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। तो राफा में इस तरीके से जो इजरायली सैनिक मारे गए, मैंने बताया आपको 4 जो जगह हैं, जो अल दावा मस्जिद है, जो अच्छा सईद साल जो एक बैरक्स हैं जो वहाँ पर इजराइल यूज़ कर रहा है अभी। ये जब गाज़ा पे इजराइल का कब्जा था 2006 के पहले, तब के ये बने हैं। और उस समय से ये पूरा जो है ये इलाका उस जब इजराइल वहाँ से हट गया तो फिर ये पूरा हमास के कब्जे में आ गया। हमास ने अभी उसको जानबूझ के खाली किया, जानबूझ के खाली करने। अच्छा क्यों किया, देखिए क्योंकि वहां पर वो जानते थे आईडीएफ के लोग आएंगे, और आईडीएफ के लोग वहां आए और उसको अपना फिर से बैरक बनाया, ठीक है। और वो हमास ने क्या किया कि उसको उसके कुछ कमरों को माइन कर दिया था, और वो माइन का डिटोनेशन उनके हाथ में था। मतलब वो ऐसा नहीं था कि स्पॉन्टेनियस डिटोनेशन हो। मैं फिर आपसे कहूंगा कि मैं एक्चुअली बाहर हूँ, कुछ आवाज़ें आपको सुनाई पड़ सकती है, लखनऊ में हूँ, एक घर में हूँ, तो उस तरह से हर परिस्थितियों में हम आपके बीच हम फिलिस्तीन से जुड़े जो वीडियोज़ है वो हम आपके बीच ला रहे हैं। तो देखिए तो राफा में उन्होंने ये किया कि ये जो सईद साल जो बैरक्स हैं इसमें फंस गई है, इसमें जो आईडीएफ सोल्जर्स है फंस गए हैं। इसी में जो है वो जो 4 लोग मारे गए हैं इजराइल के आईडीएफ सोल्जर्स, वो सईद साल से ही है, मतलब वहीं उसी के आसपास रहने वाले। और उसके बाद अल दावा मस्जिद, उसके बाद अबू हलावा, उसके बाद एक और का नाम लिया था अबू सलाम। ये जो साइट्स हैं ये वही उसी के आसपास हैं। वो जो धसा हुआ जो एक क्रॉस रोड्स है, जो राउंड अबाउट है, जो ईस्ट राफा में, जहाँ से 50 इजरायली मार पिट के कुछ दिनों पहले गए थे। और मैंने बताया था कि ये तो मैंने आपको शायद 10 से 15 दिन पहले बताया था कि वहाँ पर एक हमास ने बड़ा स्ट्रांग पोजीशन बना रखी, और इजराइल जानता है ये सारी चीज़ें, और फिर भी दुनिया से वो झूठ बोल रहा था। उसके बाद देखिए जो शूका जो मिलिट्री बैरक्स हैं, ये भी जो सेंट्रल और मतलब एक आईडीएफ साइट है, ये सेंट्रल और साउथ गाजा के बीच में, वहाँ भी 2 मरकवा टैंक्स और काफ़ी जो इजरायली सोल्जर्स हैं उनको एक माइन वहाँ बिछा दी हमास ने, और वो माइन एक्सप्लोड कर गई। उसमें 15 आईडीएफ सोल्जर्स घायल हो गए। अब आप देखिए ये सारी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, ये एक के बाद एक सारी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि यमन ने फिर से गल्फ ऑफ एडन में मार की, और उसमें जो यूकेएमटी है, जो यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो हर बार ये खबर लाता है, उसने इस बार जो खबर दी है उसने कहा है कि ये जो स्ट्राइक थी यमन की सबसे डेडलीस्ट है। अभी उसका नाम नहीं आया जहाज़ का, अभी जहाज़ का नाम नहीं आया है। अभी आज 11 तारीख हो गई है, और शायद मैं जब रात में 11 मई का जो इवेंट है उसका राउंड अप दूंगा, तो शायद मैं उसमें आपको जहाज़ का नाम भी बता दूंगा। लेकिन अभी तक वो जहाज़ का नाम नहीं आया है, और उसको लेके पूरी अमेरिका में सनसनी है, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण सैन्य जहाज़ था। और वो सैन्य जहाज़ का क्या हुआ ये अभी तक क्लियर नहीं। मैंने आपको परसों के उसमें, मैंने कल तो वीडियो में डाल नहीं पाया था, उसके लिए माफ़ी मैं मांग चुका हूँ। परसों जो एक मैंने वीडियो जारी किया था उसमें मैंने आपको कहा था कि इंडियन ओशन और अरेबियन सी तक
मार की है इसने यमन ने इंडियन एक उसने स्ट्राइक वहाँ पर मेडिटेरियन सी के पास एक की, एक टेस्ट करने के लिए। ये वो इराक ने जो लेवाइथन गैस जो पोर्ट है उस पर, वो नहीं, उससे अलग ये एक अलग जो टेस्ट एक उन्होंने मेडिटेरियन सी पर मारा था यमन ने। और यमन ने इंडियन ओशन से मेडिटेरियन सी बताइए, हज़ारों किलोमीटर का, मतलब आप समझिए कि एक जगह भारत और एक जगह यूरोप आ जाता है मेडिटेरियन सी में वहाँ। और एक यमन है, यमन बीच में एकदम है, नीचे है लेकिन, और वो दोनों जगह मार कर रहा है। और आज उसने फिर मारा, और आज उसने गल्फ ऑफ एडन में मारा है। और गल्फ ऑफ एडन जो है वो पूरी तरह से एक यमन के ये कब्जे में आ गया। उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद जो हमास की अपनी जो पूरी इंटरनल टीम है जो नेगोशिएशंस में लगी है, उसकी तरफ से मैसेज आया कि इजराइल बार बार नए नए ब्लॉक एक वो क्रिएट कर रहा है कि भाई ये होना चाहिए, अब वो होना चाहिए, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है। तो उन लोगों ने कहा है कि हम लोग केवल एक बात के लिए कि जनता को ये ना लगे कि भाई ये हम कोई चीज़, हमने कोई कसर छोड़ के रखी। हम हर समय हर चीज़ इजराइल की एक एक नुक्ताचीनी जो वो निकाल रहे हैं, हम उसका जवाब दे रहे हैं और उसका जवाब हम देते रहेंगे। हमें तुम जितना चाहो एग्जॉस्ट कर लो, तुम हमें जितना चाहो हमसे पूछ, मतलब वो बयान ऐसा है, जितना चाहो तो हमसे पूछ लो, जितना चाहो तुम हमको एग्जॉस्ट कर लो, ये कर लो, हमारे पास दिन भी है, हमारे पास रात भी है, हम 24 घंटे अवेलेबल हैं, 24 घंटे में 24/7 हम पूरी तरह से अवेलेबल हैं। तुम कभी भी हमको रात में उठा के बुला लो, लेकिन हम जो हैं अपनी बात पे अडिग हैं, ये हमारी शर्तें हैं। हमने जो पीस प्रपोजल माना इजिप्ट में, अब देखिए उसमें भी गए पीस प्रपोजल जो हमास ने माना, जो इजिप्ट ने दिया था, हमास से ये कहा गया था कि ये इजराइल मान चुका है और मतलब इसके बेसिक फ्रेमवर्क इजराइल मान चुका है, बाद में थोड़ी बहुत चीज़ें। तो हमास के लोगों ने भी एक ये सोचा कि भाई ठीक है, इजराइल ने अगर इसको मान लिया है तो इसमें कम से कम वो मिनिमम चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं अपनी जनता के लिए, तो उसने भी मान लिया। लेकिन वो डबल क्रॉस निकला इजराइल ने एक्चुअली उस चीज़। अच्छा, इजराइल का हाँ, इजराइल का ना, अब वो इजिप्ट को बता रहा है, कतार को बता रहा है, अमेरिका क्या सोच रहा है, अमेरिका क्या नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें इतना मर्की हैं। लेकिन फिर भी जो बात हमास ने कही अपने प्लेटफॉर्म से, वो हम आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो हमास ने ये कहा है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ डबल क्रॉस हुआ, लेकिन ये डबल क्रॉस भी ऐसा नहीं है कि कोई हम इससे कोई आहत हो गए, नहीं। डबल क्रॉस ठीक है, तुमने किया, बहुत सारे डबल क्रॉस किए, हम लेकिन अडिग हैं इस लाइन पर। हमने इनिशिएटिव ले लिया, गेंद हमने इजराइल के पाले में डाल दी, और हमने जो एक स्टैंड लिया कि सीज फायर होना चाहिए और पीस आनी चाहिए, दुनिया में पूरी इसकी वाहवाही हो रही है, पूरी दुनिया वाह कर रही है। भाई हमास ने कम से कम इतना वो दिखाया। इसको आतंकवादी कहते हैं लोग, रेपिस्ट कहते हैं, ये कहते हैं, लेकिन और इतना अच्छा लड़ी है। और अब देखिए डिप्लोमेसी में भी इसने इतना अच्छा कदम लिया। तो ये बात जो है एक सामने हम इसलिए लाना जरूरी था कि इन टॉक्स का क्या रिजल्ट निकलेगा, ये लंबी खींचेंगे भी। उधर राफा में देखिए लड़ाई पूरी चल रही है, राफा में इजराइल घुस नहीं पा रहा है। ये वो नहीं हुआ जैसे 28 अक्टूबर 2023 को जब उन्होंने गाज़ा इन्वेजन शुरू किया था, और गाज़ा इन्वेजन में नॉर्थ गाज़ा में पहले हमास ने घुसने दिया उनको, उसके बाद मारना शुरू किया। अभी राफा में हमास पहले से ही एग्रेसिव है, पहले से ही ऑफेंसिव है, और वो जो है उसके क्योंकि इजराइल समुद्र की तरफ से भी हमला करने की कोशिश कर रहा है, तो जो हमास के एम्फीबियस यूनिट्स हैं, जो मरीन्स हैं, हमास के मरीन्स जो कि समुद्र में भी लड़ सकते हैं, ज़मीन पे भी लड़ सकते हैं, उनकी भी पूरी फोर्स वहाँ डिप्लॉयड है। तो वो सारी चीज़ें मिलजुल के एक पूरी ऐसी स्थिति बना रही हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो बाकी फिलिस्तीनी फैक्शंस हैं, राफा ब्रिगेड जो है वो सारे फिलिस्तीनी फैक्शंस को मिल के बनी है, और उसका एक बहुत ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि राफा जो है वो एक बड़े लंबे समय से, पिछले साल से जो रिवेंज ऑफ द फ्री एक वहाँ इंसिडेंट हुआ था, बड़ा इंसिडेंट हुआ था ये राफा में, रिवेंज ऑफ द फ्री, उसमें मतलब ये जून 2023 की बात है, 7 अक्टूबर के पहले, उसमें वहाँ पर राफा और मतलब राफा में पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के कुछ फैक्शंस और उसमें इजरायली फोर्सेस की लड़ाई हुई थी, और जिसमें इजरायली फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा था अल्टीमेटली। तो वो जो है उसकी पूरी हिस्ट्री राफा की। अच्छा, राफा ऐतिहासिक रूप से भी
मतलब इजिप्ट वहाँ तक, मतलब जब 1973 की वॉर हुई थी तो राफा तक इजिप्ट आ गया था, और अरबिक देशों के लिए भी उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें जो है, जो मेन बात है वो यही है कि इजराइल जो है वो राफा को जिस तरह से इस्तेमाल कर रहा है या जिस तरह से इस्तेमाल करना चाह रहा है, वो अरब कंट्रीज जो हैं वो उनको जो इस पर बोलना चाहिए था। भाई राफा में आप सोचिए, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय भी जब अरब रिवोल्ट हुआ था, जो अंग्रेज़ों ने कराया था ऑटोमन अम्पायर के खिलाफ, वहाँ पर भी राफा में लड़ाइयाँ हुई हैं। तो ये सऊदी अरेबिया वगैरह के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जगह, लेकिन उसकी कोई कदर सऊदी अरेबिया जैसे देशों की तरफ से हमको नहीं दिखाई पड़ी। उसके बाद आप देखिए एक और जो दो बड़ी घटना होती हैं कि एक जो एक जगह है वहाँ पर अल जैतून के बारे में आपको बताता रहा हूँ, ये थोड़ा ईस्ट में है। अल जैतून में भी एक बड़ी भिड़ंत हुई 10 मई को, और जिसके बाद कई हेलीकॉप्टर्स इजराइल के देखे गए कि वो लगातार सर्कल कर रहे हैं और वो वुंडेड को वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक, और इस तरह से अल जैतून में कम से कम 2 घटनाएं 10 मई को हुई इस तरीके से सिमिलरली। उसका देखिए हर जगह इजराइल पिट रहा है, ये जो बेसिक बात है, इजराइल पिट रहा है बहुत बुरी तरह से। अब मतलब अब जो स्थिति हो गई, उसके बाद आप देखिए कि जो कुछ पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं, जो जिनको एकदम उनकी CNN ने, जो अमेरिकन CNN जो चैनल है, न्यूज़ चैनल, उसने कुछ रेयर पिक्चर्स सोर्स की। वो पिक्चर्स उसने CNN ने रिलीज की, जिसमें आप देख के दंग रह जाएंगे, एकदम ग्वांटानामो बे, और जिस तरह से अबू गरैब जो पूरा प्रिजन था उसमें जिस तरह से रखा जाता था, बुरा आदमी, मतलब क्योंकि वहाँ तो कोई लॉ था नहीं ना, अमेरिका ने अमेरिका के बाहर टॉर्चर चेम्बर्स बनाए थे, तो इसराइल ने भी अपने अंदर ही टॉर्चर चेम्बर्स बनाए हैं, जिससे फिलिस्तीनियों को एक जैसे नीले कुछ अजीब से लाइट ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं, सबके हाथ में हथकड़ी है, पैरों ये पैरों में बेड़ियां हैं, खुले में रखा है उनको, उनके ऊपर कभी भी कोई भी कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं, उनके ऊपर उनको मारपीट वहाँ शुरू कर दी जाती, कोई लॉजिक नहीं, मतलब प्रिजन का भी जो लॉजिक होता है वो भी नहीं अप्लाई हो रहा, इस कदर जो बारबेरिटी हो रही। और उसके बारे में कई लोग उसमें गिरफ्तार हैं। अच्छा, मतलब कई लोग हमास के इम्पोर्टेंट लोग उसमें गिरफ्तार हैं और उनकी कभी भी मौत हो सकती है। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो रिवेंज ऑफ द फ्री एक इंसिडेंट 2023 जून में हुआ था, जिसमें उसके बारे में हम और आपको बता दें कि जो राफा के पास कि पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के टॉप 4 लीडरों को मार दिया था इसराइल ने, उसके बाद काउंटर अटैक किया था पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद और हमास ने। लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि तुरंत नई लीडरशिप आ गई। तो आज के दौर में हमास ने जो 10 मई को एक बयान रिलीज किया, उन्होंने कहा कि देखिए वो क्योंकि रिवेंज ऑफ द फ्री ऑलमोस्ट इसी टाइम हुआ था, मतलब जून में हुआ, जून तक खींचा था, उसकी शुरुआत हो गई थी, समझ लिया आप, ये 10-11 मई से जो इजराइल ने कोशिशें शुरू कर दी थी। तो वो जो उस इंसिडेंट के बारे में हमास ने कहा, देखिए वो इंसिडेंट प्रूव करता है कि तुम एक मारोगे तो 4 खड़े हो जाएंगे। वो इंसिडेंट रेजिस्टेंस की जो पूरी एक अपनी जो पॉलिसी है, जिस तरह से रेजिस्टेंस चलता है, ये उसका बहुत अच्छा नमूना है। तो अभी देखिए इजरायली प्रिजन्स में जो हाल हैं वो लगातार दुनिया के सामने आ रहे हैं, और इसीलिए दुनिया में जगह जगह विद्रोह हो रहा है। विद्रोह के जब बात आई तो एक चीज़ और आपको बता दें कि वहाँ पर अर्जेंटीना का जो शासक है राइट विंग, वो नेतन्याहू के साथ है, और अर्जेंटीना में एक छात्र विद्रोह, एक छात्रों ने कैंपस जो है उसका, वो ब्यूनस एयर्स का, उसको उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, तो बहुत भयंकर पुलिस ऑपरेशन हुआ, मतलब उसमें कुछ 2 छात्र जो हैं वो घायल हैं। और क्योंकि वो वहाँ की रिजीम तो देखिए डेमोक्रेटिक है नहीं, वो मतलब यूरोप में भी खैर अब डेमोक्रेसी कहाँ रह गई, छात्रों को इस तरह से वो दमन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं। तो ब्यूनस एयर्स में जो है वो काफ़ी मतलब क्रिटिकल कंडीशन में छात्र हैं। और वहाँ देखिए अर्जेंटीना एक ऐसा देश है जिसमें एक लंबे समय तक मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही, और जिसमें अभी भी राइट विंग का अभी एक लीडर है, लेकिन वहाँ पर एक लेफ्ट का भी बहुत बड़ा प्रेजेंस है, और अंडरग्राउंड जो उनका मूवमेंट है वो बड़ा स्ट्रांग है। तो वहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस की एक उभरने की बात हो रही। एक बात और, जो एरॉन बुशनेल नाम का जो अमेरिकन सोल्जर जिसने अपने को आग लगाई थी, आपको याद होगा आग लगाई थी, उसने
वॉशिंगटन में, अमेरिका में, इजरायली एम्बेसी के सामने। एरोन बुशनेल के नाम से एक हैकिंग ग्रुप बना कि सोल्जर्स ऑफ एरन बुशनेल। उन लोगों ने क्या किया कि दुनिया में जो 30 बड़े देश हैं जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके प्रिंटर्स को हैक कर लिया। और उनके प्रिंटर्स को हैक करके, मतलब उनकी जो सरकारी जो एक उनके जो सरकारी प्रिंटर्स हैं, जो उनके जैसे वाइट हाउस है अमेरिका में, जैसे वाइट हॉल है ब्रिटेन में, या 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, मतलब इस तरीके से जो 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 सीट ऑफ गवर्नमेंट वो हैं, गवर्नमेंट है, जैसे पेरिस में, बर्लिन में, इन सारी जगहों पे उन्होंने लगातार फ्री पैलेस्टाइन और पूरा एक उन्होंने अपना मेमोरेंडम छापा है। ये है सोल्जर्स ऑफ एरोन बुशनेल। इस तरह के हजारों संगठन नए नए नामों से उभर रहे हैं। अभी जैसे मैंने बताया रेशल कोरी जो मारी गई थी 2003 में, अमेरिकन महिला बेचारी, जिसको इजराइल ने अपने टैंकों तहत रौंद दिया था और उसके बारे में कोई अमेरिका ने प्रोटेस्ट तक नहीं किया। तो वो जब, और रेशल कोरी के नाम से पोर्टलैंड में संगठन बनता है, जिसमें मैंने आपको बताया शुरू में, लेकिन दोबारा बताना जरूरी है क्योंकि ये चीज़ याद आप लोगों को करनी है कि उसके नाम से संगठन बना और उसने 15, पोर्टलैंड की जो पुलिस है उसकी 15 जो गाड़ियां हैं उनमें आग लगा दी। अब ये जो सीक्रेट ऑपरेशन हुआ, इसके पहले क्या हुआ था, जो मैंने परसों के वीडियो में दिखाया था कि इजिप्ट में वैनगार्ड्स ऑफ लिबरेशन, एक अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन, उसने मोसाद एजेंट को, जिसका नाम जिक करके था, और उसका पूरा वीडियो भी उन्होंने जारी किया, उसको मार दिया था परसों। आपको याद होगा, वैनगार्ड्स ऑफ लिबरेशन। उसी तरह से ये देखिए एक नया संगठन पैदा हो गया, गोस्ट ऑफ रेशल कोरी। उसके बाद अर्जेंटीना में देखिए पूरी स्थिति क्या हो रही। उसके बाद ये सोल्जर्स ऑफ एरोन बुशनेल, ये आप देखिए। अब एक और देखिए बात हुई कि इजराइल ने क्या है कि जो अभी तक थोड़ा एड ट्रक्स इजराइल अलाउ कर रहा था, करीब 300 से 400 ट्रक्स अलाउ हो रही थी, जो और बीच में थोड़ी स्थिति फैमिन की गाजा में हल्की से सुधरी थी, उसको उसने वो भी बंद कर दिया। अब 400 जो एड ट्रक्स हैं वो भी नहीं पहुंच रही। दूसरी बात, यूएनआरडब्ल्यूए जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन जो फिलिस्तीनियों को रिलीफ देता है, उसको अपना अल कुद्स ऑफिस बंद करना पड़ा। और उसने अपना अल कुद्स ऑफिस जो बंद किया, वो उसमें रेजिस्टेंस ने उनसे कहा कि भाई देखिए, हमें आपकी ज़रूरत है, आप यहाँ पर एक रिलीफ का काम अच्छी तरह करते हैं, गाज़ा में से आपको हटा दिया गया है, लेकिन वेस्ट बैंक में कम से कम आप रहिए, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन भाई अब यूएनआरडब्ल्यू में ज़्यादातर यूरोपियंस हैं। अब यूरोपियंस जो हैं वो 7 एड वर्कर्स को इजराइल ने अभी करीब 2 हफ्ता पहले मार दिया था, तब मतलब सरेआम। इसी तरीके से वो यूरोपियंस को मार देगा, कोई उनकी सरकार उनके साथ खड़ी नहीं हो रही है। तो वहाँ पर एक बड़ी अजीब सा, दहशत सा वहाँ पर माहौल था। तो अल कुद्स में यूएनआरडब्ल्यू की जो पूरी यूरोपियन टीम है, उसने अपना ऑफिस बंद करके वो वहाँ से निकल गई। अब उसमें से 2 लोग गायब हैं। अब ये देखिए, 2 लोग गायब हैं मतलब कि या तो उनको आईडीएफ ने एबडक्ट किया है, या कुछ ऐसी चीज़ वहाँ पर हुई है, कुछ ऐसी चीज़ उन्होंने देखी है जिसकी वजह से वो लोग, कुछ एविडेंस उन लोगों ने लिया है, या वो रेजिस्टेंस के साथ है। और रेजिस्टेंस कल को कोई यूएनआरडब्ल्यूए जो 2 लोग हैं उनके इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इस तरह की हिंट आई उनके जो हमास ने जो मैसेज दिया, उसमें इस तरह की हिंट आई कि भाई कुछ यूएनआरडब्ल्यूए के लोग जो हैं वो कुछ शॉकिंग रेवलेशन कर सकते हैं। और ये बात आई कि उसमें 2 लोग गायब हैं, जो पूरी यूरोपियन टीम थी। तो इसमें आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं एक बड़ा रिश्ता है। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि हिजबुल्लाह ने जो शुतला, जो इजरायली सेटलमेंट है, उसमें जो मार की, उसमें भी अभी शुतला में देखिए करीब 1 से 2 हज़ार घर हैं करीब। मेरे ख्याल से हर घर में आप 3-4 लगा लीजिए तो 30-40 हज़ार लोग हो जाते हैं। और उसमें करीब 10,000 लोग विस्थापित हैं ऑलरेडी। अभी करीब 20 से 30 हज़ार लोग वहाँ बचे हैं। और शुतला में जो जो 10 मई को, मतलब कल ही हुआ, 10 मई को जो हिजबुल्लाह ने मारा, उसमें शुतला खाली हो गया। शुतला में आप बिलीव नहीं करेंगे, एक दिन में करीब सोचिए 15 से 20 हज़ार लोग इधर से उधर हो रहे हैं। फिलिस्तीनी जो फिलिस्तीनी जो डिस्प्लेस हुए वो एक जगह पे हैं अभी
फिर से देखिए वो तो एक चलेगी प्रक्रिया, लेकिन इजरायली भी उनको भी ऐसी सिचुएशन में रेजिस्टेंस ले आया है कि उनको भी नाउ इट इज नाउ एक इजरायली ने कहा कि नाउ द पेन इज गेटिंग टू अस, नाउ वी अंडरस्टैंड द पेन। ये जो दर्द है विस्थापित होने का, और उसमें से एक ने ये भी कहा कि हमें फिलिस्तीनियों का दर्द समझ में आता है। ये क्रांतिकारी बात है दोस्तों। देखिए होता क्या है क्रांतियों में कि जो दो पक्ष होते हैं उसमें देखिए एक जो क्रांतिकारी पक्ष होता है उसके साथ जनता होती है, एक जो प्रतिक्रांतिकारी पक्ष होता है उसके साथ भी जनता का एक हिस्सा रहता है। ज़्यादातर उसमें शासक वर्ग के लोग रहते हैं जो क्रूर होते हैं, आतताई होते हैं, लेकिन एक हिस्सा जनता का भी रहता है। अब जब वहाँ की जनता, जैसे ये रशियन रेवोल्यूशन में भी हुआ था, 1857 में भी हुआ था, चाइना में भी हुआ था, जब उनकी जनता में ये बात पहुँच जाती है कि देखिए वहाँ जो हो रहा है उससे हमें भी दर्द है, हम भी उस तरह से सफ़र कर रहे हैं, और वो अपनी सफरिंग को, ये नहीं है कि वो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को कोस रहे हैं कि उनकी या हिजबुल्ला को कोस रहे हैं, नहीं, वो अपनी सरकार को कोस रहे हैं कि ये हमारी सरकार की वजह से इस तरह की पूरी परिस्थिति पैदा हो। और उसमें और बता दें आपको कि जो होस्टेज क्राइसिस को लेके जिस तरीके से नेतन्याहू डील से पीछे हटा, उसको लेके ज़बरदस्त प्रदर्शन जारी है पूरे इजराइल में। और वो कल मैंने आपको बताया था कि नेतन्याहू के घर की तरफ लोग मूव कर गए, और उसमें जो है फिर वही कन्फ्रंटेशन हुआ। पहली बार इजराइल की पुलिस ने अपने सिटीजन्स के सामने जो वो फिलिस्तीनियों पे कुत्ते छोड़ना है, ये अच्छा सबसे पहले जर्मनी में ही शुरू हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने शुरू किया, और उसके बाद ये इजराइल कर रहा है, कुत्ते छोड़ रहा है। और उसने अपने जनता के सामने कुत्ते छोड़े नहीं अभी, लेकिन कुत्ते लेके आए, और जो कुत्ते अपना मतलब बहुत भयंकर ट्रेंड कुत्ते, बताइए अपनी जनता के सामने। इस वही बात आ जाती है कि मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि इजराइल में अंदरूनी टेंशन बहुत ज़्यादा है। इजराइल में इतना ज़्यादा टेंशन है। अब बताइए जब डेनियल हगारी ये कह रहा है कि हमास से लड़ाई अभी बहुत लंबी चलेगी और राफा कोई अंतिम लड़ाई नहीं है, और सीधे अपने प्रधानमंत्री को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, ये राफा से लड़ाई खत्म हो जाएगी, राफा में जब हमास को खत्म कर देंगे। वो कह रहा है कि हमास चला जाएगा नॉर्थ गाजा। तो अब इस पूरी सिचुएशन में वो इजराइल की जो पुलिस है, ये है, वो भी कितने प्रेशर में है। और जब अपने लोगों पे गोली चलानी पड़ेगी या कुत्ते छोड़ने पड़ेंगे या कोई भी ऐसे, वो कुत्ते वो सीधे काट के मार डालते हैं। कितने फिलिस्तीनियों को कुत्तों से कटवाए, जो प्रिजनर्स हैं इस समय, जो प्रिजनर्स हैं उनको कुत्तों से कटवा रहे हैं। अब बताइए मतलब ये इस लेवल की जो बर्बरता है, ये पूरी बर्बरता है। देखिए ये अंतिम ये है, मतलब दुनिया में मेरे ख्याल से, भाई मैंने एक कहा भी था शायद परसों कि ये जो लास्ट वॉर है, ये जो दिस इज द फर्स्ट वॉर ऑफ द 21st सेंचुरी इज द लास्ट वॉर ऑफ द 20th सेंचुरी। मतलब 20th सेंचुरी में जो उपनिवेशवाद के खिलाफ, इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद के खिलाफ जो पूरे देश आज़ाद हुए, पूरा साम्राज्यवादी जो ढांचा था वो टूट गया, चीन आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ, पूरा अफ्रीका आज़ाद हुआ, एशिया आज़ाद हुआ, उसमें और साउथ अफ्रीका सबसे लास्ट में 1991 में आज़ाद हुआ। अब अभी जाके ये स्थिति बन रही है कि गाज़ा, मतलब फिलिस्तीन की बारी, और फिलिस्तीन जो है रास्ता दिखा रहा है। लेकिन इसमें जो बर्बरता होगी वो और बढ़ेगी। ये देखिए, इसके लिए हमको तैयार होना पड़ेगा। इसमें जो एक मानवतावादी या उदारवादी चिंतन की नहीं सरेंडर कर दो, मरने से अच्छा सरेंडर कर दो, यही चीज़ जो हिटलर जिन लोगों को मारा था उन्होंने भी यही सोचा था, सरेंडर कर दो। उसके बाद उसने 6 मिलियन जूस को मारा, और उस 6 मिलियन जूस की मौत को नेतन्याहू ने इस तरह से बनाया कि वो अब 6 मिलियन फिलिस्तीनियों को मारने पर तुला हुआ है। तो ये जो पूरी देखिए ये जो काल चक्र है, ये घूम के आता है वापस, और ये चीज़ हिटलर हारा था, नेतन्याहू भी हारेगा, और इसकी जो पूरी ज़मीन है वो राफा में तैयार हो गई। राफा की लड़ाई मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ जल्दी नहीं ख़त्म होगी। इसमें बहुत सारे आगे पीछे, कभी इजराइल आगे जाएगा, कभी इजराइल पीछे जाएगा, कभी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस भी टैक्टिकली पीछे हट सकता है और उनको थोड़ा अंदर आने की और दावत दे सकता है, जैसे पहले बड़ा सक्सेसफुल रही है वो टैक्टिक्स। तो इजराइल, लेकिन देखिए अभी ये लड़ाई जल्दी नहीं खत्म होगी। लेकिन एक बात तय है कि इजराइल इज़ द पास्ट, पैलेस्टाइन इज़ द फ्यूचर। जो शुरू से बात, वो बार बार बात दोहरानी पड़ेगी कि इजराइल इज़ द पास्ट, पैलेस्टाइन इज़ द फ्यूचर। हर मामले में दुनिया में छात्र आज किसको हीरो मान रहे हैं? आज उनके हीरो हमास है,
उनका हीरो स्पाइडरमैन सुपरमैन नहीं है। ये सच्चाई है ना। दुनिया में हीरो हमास है, स्पाइडरमैन सुपरमैन नहीं है। तो ये और नेतन्याहू के मुंह पे, अमेरिका के मुंह पे और दुनिया में हॉलीवुड के मुंह पे तमाचा है जो इतना ज़्यादा एक तरफा हर हीरो वाइट होता, हर हीरो ब्लॉन्ड हेयर होता, हर हीरो जो है वो उन्हीं की नस्ल का होता है। हम लोग एशिया, अफ्रीका, इस तरह के देशों के कभी कोई हीरो नहीं बनते। और ठीक है, हम लोग अपना हम लोग अपनी जब भाई उनके पास सत्ता वो कर रहे हैं, हम भी हमारे पास होगी तो हम भी करेंगे। लेकिन इस चीज़ को याद रखना ज़रूरी है कि अभी वो ये कर रहे हैं, इस चीज़ को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में जब हमारा समय आएगा तो हमको भी यही करना है और उनकी छाती पे लात रख के करना है। ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। आज का प्रसारण यहीं तक। मैं 11 मई की घटनाओं को आज ही शाम को 2-3 घंटे बाद उसमें वीडियो रिलीज़ करूँगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।